चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। ये है दोस्तों मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2017 में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो देखने वाले। दोस्तों हम जो है 9 प्रश्न देख चुके हैं, 8 प्रश्न देख चुके हैं, 9वां प्रश्न दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों ये पूर्णतः जो है गांव के युवाओं के लिए निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बनाया गया चैनल है दोस्तों। इसमें आपसे कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा दोस्तों। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। यूपीएससी की काफ़ी चीज़ें आपको बेहतरीन जो है निःशुल्क मिलेगी। तो दोस्तों 9वां प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों 11 से हमने जो है 19 तक दोस्तों मेन सेंस और राइटिंग में मतलब दोस्तों इतिहास में फर्स्ट पेपर में जो पूछे गए वो करा चुके हैं। सेकेंड पेपर में दोस्तों राजनीति विज्ञान का ये पेपर है दोस्तों। चलिए, चीन अपने आर्थिक संबंध एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति की हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दोस्तों चीन जो है ना, जो व्यापार करता है, व्यापार का मतलब समझ रहे हैं, तो चीन जो व्यापार कर रहा है, पैसा रुपया कमा रहा है, तो एशिया में दोस्तों वो जो है सैनिक शक्ति पर खर्च कर रहा है। जो व्यापार से दोस्तों उसको लाभ हो रहा है, वो जो है अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत कर रहा है और विकसित करने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मतलब दोस्तों सैनिक शक्ति मजबूत कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में, मतलब दोस्तों भारत क्या है, पड़ोसी है, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे ये पूछा गया है कि भाई भारत पर जो है इसका जो अपनी सैनिक शक्ति मजबूत कर रहा है, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं दोस्तों। चीन विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में, मतलब दोस्तों दुनिया के साथ जिन देशों के साथ चीन व्यापार कर रहा है उसमें लाभ की स्थिति में है दोस्तों। चीन जो है ज़्यादा लाभ कमा रहा है, समझ रहे हैं। अब इसका विदेशी मुद्रा भंडारण काफ़ी मजबूत स्थिति में है दोस्तों। विदेश का जो पैसा है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। दक्षिण एशिया में भारत समेत सभी देशों के साथ चीन का व्यापार अधिशेष है। दक्षिण एशिया में दोस्तों जितने भी देश हैं उन सब में जो है चीन जो है ज़्यादा सामान बेचता है, कम सामान खरीदता है। अधिशेष का मतलब ये हुआ चीन अपने आर्थिक संबंध एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष का उपयोग कर, मतलब दोस्तों आर्थिक संबंध मतलब विभिन्न देशों से जो व्यापार करने से जो संबंध बना है, और सकारात्मक व्यापार अधिशेष का उपयोग कर भारत के पड़ोसी देशों में, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, स्टिंग ऑफ पर्ल्स योजना के माध्यम से सैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है। मतलब दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में अपना सैनिक जो है स्थापित कर रहा है। इस क्रम में चीन ने म्यांमार में यांगून बंदरगाह, दोस्तों म्यांमार में यांगून बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो म्यांमार में, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह तथा बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह का विकास कर इसकी आर्थिक सहायता कर रहा है। मतलब दोस्तों इन बंदरगाहों को श्रीलंका का हम्बनटोटा दोस्तों 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है और बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह का विकास कर रहा है और इनकी आर्थिक सहायता कर रहा है दोस्तों। इनमें पैसे रुपए से भी इन्हें जो है सहायता दे रहा है। इसके बदले में दोस्तों क्या मिलेगा चीन को, चलिए तो इसके बदले में देख लेते हैं। इन देशों ने अपने यहाँ अस्थायी रूप से व्यापार संचालन करने और सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है दोस्तों। ये जो देश है ना, वो चीन को अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए और व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी है। बंदरगाहों के विकास के सहारे चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये बंदरगाह बना के चीन जो है भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। इसका भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भूभाग को चीन अपना क्षेत्र मानता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा राज्य है उसको चीन उसमें से कुछ भाग को कहता है कि हमारा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसका विरोध करता है, जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। तनाव का मतलब लफड़ा होने की। वियतनाम ने भारत को दक्षिण चीन सागर में तेल खनन का पट्टा दिया है और जब खनन कार्य शुरू करने की कोशिश गई तब चीन के सैनिकों ने रोक दिया। वियतनाम दोस्तों उसने कहा कि दक्षिण चीन सागर में तेल खनन कर सकता है भारत, लेकिन दोस्तों पट्टा दे दिया भारत को वियतनाम ने। लेकिन दोस्तों जब हमारे लोगों ने जाकर वहाँ जो है खनन करना चालू किया तो चीन सैनिकों ने इसे रोक दिया। चीन द्वारा पाकिस्तान में आर्थिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। जो पाकिस्तान है दोस्तों वहाँ आर्थिक गलियारा बना रहा है चीन, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से होकर जाएगा दोस्तों। जो पाकिस्तान जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का भाग हिस्सा कब्जा किया है, वहाँ से होकर दोस्तों आर्थिक गलियारा चीन जो है उसी में बना रहा है। इसका भारत ने विरोध किया है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण एवं रक्षा बजट को
बढ़ाया है दोस्तों। चीन की जो प्रभाव बढ़ा रहा है जो चीन, इसको देखते हुए भारत जो है क्या कर रहा है, तो दोस्तों भारत जो है अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया है दोस्तों। सेना में नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है और पैसा रुपया बढ़ाया है। कौन? भारत। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने ईरान के बंदरगाह, ईरान का चाबहार दोस्तों, चाबहार बंदरगाह कहाँ का है? ईरान का। कजाकिस्तान में एक वायुसेना, और कजाकिस्तान में जो है एक वायुसेना अड्डा, अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। कौन दोस्तों? चीन। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बना रहा है। इसके लिए भारत पड़ोसी प्रथम दोस्तों, भारत जो है कहता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको प्रथम जो है मान्यता देंगे। गुजराल डॉक्ट्रिन आदि सिद्धांतों को अपना रहा है। भारत लगातार आसियान देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। भारत जो लगातार है आसियान देशों के साथ अपने जो संबंध है वो मजबूत कर रहा है और दक्षिण चीन सागर में अपने अधिकारों की बात कर रहा है, और जो दक्षिण चीन सागर है उसमें अपना अधिकार की बात कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत चीन की संस्तुति करने और सभी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। मतलब चीन को संतुलित, भारत जो है चीन को संस्तुति नहीं दोस्तों, संतुलित है, गलती हो गया पढ़ने में, तो संतुलित करने मतलब दोस्तों कि ये इसकी शक्ति जो है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति जो है संतुलित रहे, भारत से ज़्यादा न हो। इसको संतुलित करने के लिए सभी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कौन? भारत। अगला 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसाक के प्रमुख प्रकार्य क्या है? प्रकार्य मतलब दोस्तों कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक जो परिषद है दोस्तों, आर्थिक सामाजिक परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है वो क्या काम करती है? इसके साथ संलग्न विभिन्न जो कार्यात्मक आयोग को स्पष्ट कीजिए, और इसके साथ जो विभिन्न जो कार्य करने वाले लगे हुए हैं उनके आयोगों को स्पष्ट करना है। 150 शब्दों में 10 अंक का दोस्तों लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित 6 प्रमुख अंगों में से एक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक है दोस्तों। मतलब कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित 6 दोस्तों यूएनओ के 6 प्रमुख अंग है, उसमें से एक जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक है। यह संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों व संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में समन्वय करने वाला सब प्रमुख अभिकरण है। तो दोस्तों यह जो है क्या करता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र तथा विशिष्ट जो अभिकरण दोस्तों और जो संस्थाएं हैं उनकी संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले दोस्तों जो वो आर्थिक पैसे रुपये से और समाज में जो कार्य करते हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्र और जो संस्थाएं हैं उनके बीच जो है समन्वय बनाता है वाला सब प्रमुख अभिकरण है। कौन? सामाजिक आर्थिक व सामाजिक परिषद। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर सिफारिश करता है, और यह जो संगठन है यह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण के मुद्दों पर सिफारिश करता है। इसके कार्य क्या हैं दोस्तों, देखते हैं। जीवन की उच्च गुणवत्ता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक उन्नति के साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। मतलब दोस्तों जीवन जो है अच्छा रहे, लोगों का रोजगार पूर्णतः रोजगार मिले, समाज उन्नति की हो तथा आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसलिए दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिषद काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद विभिन्न देशों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित अन्य समस्याओं का अस्थायी समाधान ढूंढना। मतलब दोस्तों दुनिया के स्तर पर जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक व शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देता है। पूरी दुनिया में सांस्कृतिक रूप से मेल मिलाप हो, शैक्षिक रूप से दोस्तों बढ़ावा देने का काम करता है। लिंग, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर मौजूदा भेदभाव को समाप्त करना, साथ ही मानव स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को बनाए रखना। मतलब जो है लिंग के आधार पर, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष महिला, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भेदभाव फैले हुए हैं उनको समाप्त करने का काम करता है। साथ ही मानव की जो स्वतंत्रता है, मानव को जो स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है और मानव अधिकारों को ये बनाए रखता है। अगला काम है
राजनीतिक नेतृत्व करना, मार्गदर्शन और सतत विकास के लिए सिफारिश के साथ ही विकास सहयोग मंच प्रदान करता है। तो राजनीतिक नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन भी करता है और सतत विकास के लिए, हमेशा विकास के लिए सिफारिश के साथ ही विकास सहयोग मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ईसोखाक से जुड़े विभिन्न प्रकार्य आयोग, दोस्तों इसके साथ जो जुड़े हुए जो आर्थिक व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के साथ जो जुड़े हुए कार्य हैं दोस्तों, आयोग है, उनको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, दोस्तों यह सामान्य रूप से सामाजिक नीति पर ईसोकॉक को सलाह देता है कि सामाजिक नीतिगत पर जो है सलाह देने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये क्या करता है दोस्तों, तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है। क्या है? अंतर सरकारी निकाय। दुनिया के स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार, दोस्तों जो मानव के अधिकार हैं, संबंधित स्थितियों को बढ़ावा देने का काम करता है कि मानव के अधिकार बने रहें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। सतत विकास आयोग वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप देख रेख का काम सौंपा गया था। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण व विकास सम्मेलन द्वारा किए गए समझौतों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। महिलाओं की स्थिति पर आयोग यह एक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित महिलाओं की स्थिति पर भी दोस्तों ये ध्यान देता है कि लैंगिक समानता हो, महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। वैश्विक अंतर और सरकारी निकाय। नार्कोटिक ड्रग्स पर आयोग यह एक मादक दवाओं से संबंधित विषयों पर नीति बनाता है कि जो दवाएं हैं, जो मादक पदार्थ हैं, वो जो है नीतिगत रूप से चलें और जो है बंद किया जाए, बैन किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यह जो है राष्ट्रीय आंकड़ों के विकास को प्रोत्साहन देता है, आंकड़े जारी करता है और प्रोत्साहन देता है, उन्हें तुलना योग्य बनाता है, तुलना करता है, तब करने योग्य जो है विभिन्न देशों से बनाता है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान 101वां संशोधन जो हुआ है दोस्तों, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाए। क्या आप सहमत हैं कि यह करों के सोपानिक प्रभावों को समाप्त करने में, जो बहुत प्रकार के टैक्स लग रहे थे दोस्तों, उसको समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के साथ जीएसटी के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करने में काफ़ी प्रभावकारी होगा। जीएसटी दोस्तों जो लाया गया 2016 में दोस्तों, विभिन्न टैक्स को समाप्त कर जो है एक टैक्स माल और सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करने में काफ़ी प्रभावकारी है। इस पर बात करना है। चलिए दोस्तों आ जाइए। संविधान में 101वां संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए इसे 1 अप्रैल 2010 को प्रस्तावित किया गया, रखा गया। इसे सरकार ने इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया। कब? 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत सामान्य बाजार बनाएगा, जो भारत को एक जो है एकीकृत सामान्य बाजार बनाएगा। यह विनिर्माता से उपभोक्ता तक माल और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर रहा है। तो ये विनिर्माता दोस्तों जो बनाने वाले हैं, उपभोक्ता तक माल और सेवाओं की, जो माल और सेवा की आपूर्ति है उसको एकल कर रहा है, मतलब दोस्तों एक जगह जोड़ रहा है। यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर लगते हैं उन सबको समाप्त कर देगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के कर शामिल होते थे अप्रत्यक्ष कर में। इस विधेयक की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। क्या क्या दोस्तों मुख्य बातें हैं, ये जानना जरूरी है। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को साथ साथ वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब दोस्तों राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य की विधानमंडल दोनों दोस्तों सेवा कर पर कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति दे दी गई है। केंद्र स्तर पर लागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र लगाता है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क के नाम से भी जाना जाता है, विशेष अतिरिक्त शुल्क तथा राज्य स्तर पर दोस्तों केंद्र के स्तर पर कौन कौन से शुल्क लगते हैं, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा अतिरिक्त सीमा शुल्क और दोस्तों जिसे प्रतिकारी शुल्क के नाम से भी जाना जाता है, और विशेष अतिरिक्त शुल्क। तथा राज्य स्तर पर दोस्तों बिक्री कर, राज्य स्तर पर कौन कौन से कर लगाया दोस्तों, बिक्री कर लगाया जाता है, राज्य मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, विलासिता कर, लॉटरी पर टैक्स, ये दोस्तों राज्य सरकार लगाती है। बिक्री कर,
राज्य मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, विलासिता कर, लॉटरी कर, इन सभी करों के जीएसटी से में समाहित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सब जो जितने टैक्स थे ना उनको जो है जीएसटी में जो है शामिल कर दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति एक परिषद का गठन करेंगे जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद कहा जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति जो है एक परिषद का गठन करेंगे जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद कहा जाएगा और इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे। और अध्यक्षता कौन करेगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और राज्यों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री इसके सदस्य होंगे। और राज्यों के जो वित्त मंत्री या राज्य सरकार जिनको नामित करेगी वो इसके क्या होंगे दोस्तों? तो इसके सदस्य होंगे। वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है। अगला, वस्तु एवं सेवा कर के लागू किए जाने के कारण राज्यों को 5 वर्ष लागू होने की तारीख से की अवधि तक राजस्व की जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व तो केंद्र के ऊपर होगा। मतलब दोस्तों 5 वर्ष तक जो है अगर नुकसान होगा राज्यों को तो वो जो है केंद्र जो है अधिक पैसा देगा। शराब जीएसटी कर के दायरे में नहीं आएगा। दोस्तों अभी भी दोस्तों शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी में सभी लेन देन और प्रक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए की जाएगी। मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मतलब दोस्तों यूपीआई खाते के, ताकि हस्तक्षेप रहित प्रशासन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। जीएसटी को भारत के समेकित कोष का हिस्सा होने से छूट दी गई है। समेकित कोष का दोस्तों हिस्सा होने से छूट दे दिया गया है। मनोरंजन पर कर लगाने और इसे एकत्र करने के लिए जिला परिषदों को अधिकार देने के लिए 6ठी अनुसूची में भी संशोधन किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क व सेवा कर तथा राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया जाता था। इस कारण व्यवसायी उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता था। मतलब दोस्तों वो नहीं मिल पाता था। इसी प्रकार बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर व उत्पाद शुल्क की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसे में कर के ऊपर कर लग जाता था जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी दोस्तों बहुत ज़्यादा। जीएसटी में व्यवसायों की खरीदी गई वस्तुएं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। और दोस्तों जो जीएसटी में व्यवसायी जो हैं जो व्यापारी हैं खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी जो है क्रेडिट मिल जाएगा, कितना टैक्स दे रहे हैं, जिसका उपयोग वह बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान से कर सकेंगे। इससे कर मूल्य संवर्धन ही मतलब दोस्तों टैक्स जो है बढ़ेगा लगेगा और कर पर कर लगाने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मतलब दोस्तों अच्छा खासा जीएसटी अभी दोस्तों जीएसटी सबसे कम जो है इस बार जो है क्या हुई है, इस बार जीएसटी दोस्तों कम प्राप्त हुई है। अगला 12वां दोस्तों प्रश्न है, निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णयों के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। निजता का अधिकार दोस्तों, निजता का अधिकार मतलब दोस्तों आपको रहने खाने पीने पर कोई हस्तक्षेप न हो। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन निर्णय दिया है। इस आलोक में मौलिक अधिकार दोस्तों जो मौलिक अधिकार है उसको विस्तार का परीक्षण कीजिए कि मौलिक अधिकार जो है कैसे जो है निजता के अधिकार को विस्तार का परीक्षण कर रहा है। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेयर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 जीवों से फैसला सुनाते हुए कहा था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भाग 3 का स्वाभाविक अंग है। दोस्तों सुनाया गया था कारण मौलिक अधिकार है। पीठ के सभी 9 सदस्यों ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। दोस्तों जो पीठ के 9 सदस्य थे उन्होंने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। और इस तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1994 में एमपी शर्मावाद 1994 उच्चतम न्यायालय द्वारा 1954 में एमपी शर्मावाद दोस्तों माफ़ी चाहूँगा 1954 में एमपी शर्मावाद तथा वर्ष 1961 में खड़ग सिंह वाद के अपने फैसलों को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजता संविधान के तहत संरक्षित नहीं है। जो निजता का अधिकार है इसमें कहा गया था कि संविधान इसका संरक्षण नहीं देगा, उसे जो है हटा दिया गया। निजता के अधिकार पर नवीनतम निर्णय ने मौलिक अधिकार के दायरे को व्यापक बना दिया है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों उसमें विस्तार कर दिया है। कौन? निजता का अधिकार। जैसे दोस्तों जो चीज़ें आपको नहीं मिली थी दोस्तों मौलिक अधिकार में, उसमें निजता के अधिकार के अंतर्गत मिल जाती है। वास्तव में मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करता है।
दोस्तों यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछती है कि मौलिक अधिकार क्या करता है, तो राज्य की जो शक्ति होती है दोस्तों उसको कम करता है तथा राज्य इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। किसके? मौलिक अधिकार के। फैसले में स्पष्ट हो गया है कि निजता का अधिकार बहुआयामी है। बहुआयामी में मतलब दोस्तों बहुत से आयाम है इसके। जैसे दोस्तों क्या क्या है निजता के अधिकार में, देखते हैं। समलैंगिकों, उभयलैंगिकों तथा ट्रांसजेंडर इत्यादि समुदाय के यौन अभिविन्यास का संरक्षण करता है दोस्तों, कि मतलब इनका भी जो है संरक्षण किया जाए। जबकि भारतीय दंड संहिता में समलैंगिकता को अपराध माना गया है दोस्तों। जो भारतीय दंड संहिता दोस्तों उसमें जो है अगर जो है लड़की लड़की से शादी करती है तो उसे अपराध माना गया है। लेकिन दोस्तों ये जो निजता का अधिकार है इन्हें जो है ये समानता देता है कि कर लो शादी खुशी से। इस फैसलों को सरकार की आधार योजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार आधार के माध्यम से ही लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना था। आधार में लोगों के व्यक्तिगत विवरण जैसे बायोमेट्रिक आंकड़े उपलब्ध हैं। यह आंकड़े निजी सेवा प्रदाताओं के हाथों में जाने पर इसकी जानकारी दूसरों को दी जा सकती है दोस्तों, अगर जो है निजी व्यक्ति को दिया गया तो। संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित अभिव्यक्ति की गरिमा का उल्लेख नैतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ किया गया है। ठीक है, इसमें प्रत्येक नागरिक को निजता का सम्मान करने के लिए संघ की ओर से एक दायित्व स्वीकारा गया है कि निजता का सम्मान करें। अदालत ने अपने फैसले में लोगों की व्यक्तिगत गोपनीयता, जो व्यक्तिगत दोस्तों जो डाटा होता है उसको गोपनीय रखने और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। अकेले रहने का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोई अकेला रहना चाहता है तो रहने दिया जाए। इस प्रकार निजता का अधिकार व्यक्तियों को कई और अधिकारों को प्राप्ति में सहायक होता है। और अधिकार दोस्तों दे देता है निजता का अधिकार। राज्य अपनी नीति बनाते समय व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, जिससे सतत व समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जिससे सतत और समावेशी जो विकास है उसके लक्ष्य को जो है प्राप्त किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति निजता के अधिकार के बगैर आज़ादी को पूर्ण तरीके से नहीं पा सकता है। मतलब निजता के अधिकार के बिना जो है कोई भी व्यक्ति जो है आज़ादी के अधिकार के बगैर आज़ादी को पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता और इसके कारण भी बताइए। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों दोनों को बुलाया जाता है एक साथ। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है, कब दोस्तों बुलाया जाता है एक साथ, तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता है और इसके कारण भी बताइए। एक मिनट दोस्तों, ये पढ़ा दिए क्या यार। भारत में निरंतर तार्किक दर्शनीय भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रश्न आरंभिक तौर पर भारत में लोकसभा तटस्थ प्रभावशाली लक्ष्य। चलिए दोस्तों पढ़ाए हैं चाहे कुछ किए, एक बार और पढ़ लेंगे। तो यहाँ जो है हम देख रहे थे 13 नंबर का प्रश्न। एक मिनट दोस्तों चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है बुलाने का प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है। भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है दोस्तों, बहुत बड़ा जो है निकाय है। कौन? संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। अब यह द्विसदनीय है दोस्तों। भारतीय संसद राष्ट्रपति व 2 सदन मतलब दोस्तों 2 सदन मतलब दोस्तों कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के दोनों सदनों की सहमति से ही विधेयक को कानून बनाया जाता है। दोनों सदनों की सहमति चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की, तभी जो है कोई विधेयक कानून बनेगा। जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, मतलब मामला को लेकर जो है दोस्तों सहमति नहीं बन पाती है, तो संविधान में संयुक्त बैठक का व्यवस्था किया गया है कि दोनों को एक साथ बैठा दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है।
दोनों सदनों में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इस संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और जो बैठक होती है दोस्तों उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब इसमें विचार विमर्श और मतदान तथा बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वह अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा के महासचिव इसकी सहायता करते हैं, महासचिव जी इसमें सहायता करेंगे। तथा संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा के नियमों के तहत की जाती है। लोकसभा के जो नियम होते हैं उसके। यह बैठक संविधान में वर्णित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है। दोस्तों किन परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है? यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, मतलब दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सदन जो है अस्वीकृत कर दे, तो यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी अगर मानने से असहमत हो जाए, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से अधिक हो जाए और दूसरा सदन द्वारा विधेयक को पास किए 6 माह से ज़्यादा हो जाए, कोई निर्णय न लिया जा रहा हो, तो उस पर जो है उस पर भी ये कहानी बन सकती है। संसद का संयुक्त सत्र केवल एक साधारण विधेयक के मामले में ही बुलाया जा सकता है। दोस्तों सिर्फ साधारण विधेयक के मामले पर ही जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी। संविधान संशोधक विधेयक पर दोस्तों नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। दोस्तों नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक से संबंधित शक्तियां लोकसभा के पास होती हैं और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र की जो क्वालिटी है दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया। 2016 में चुनाव सुधार का प्रस्ताव दिया। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र में सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण है? 250 शब्दों में 15 अंकों में लिखना है। लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। दोस्तों चुनाव जो है बेईमानी से होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, इसलिए रीढ़ है। भारत में चुनाव का दायित्व चुनाव आयोग को दिया गया है दोस्तों कि चुनाव आयोग का दायित्व है चुनाव कराना। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में संवैधानिक निकाय है। दोस्तों अनुच्छेद 324 में है संवैधानिक निकाय है और न्यायिक के रूप में, अर्ध न्यायिक रूप में भी काम करती है। इसकी व्याख्या संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मतलब 3 लोग होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा व लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत के चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी इसके पास है। चुनाव की जिम्मेदारी इनके पास होती है। चुनाव में व्याप्त भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए, जो भ्रष्टाचार होता है उसको सुधारने के लिए समय समय पर चुनाव आयोग ने इसकी वकालत की है। राजनीतिक दलों की वित्तीय जवाबदेही, जो पैसे रुपए की जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ इन्हें आरटीआई के दायरे में लाना है, आरटीआई के दायरे में लाना। चुनाव आयोग ने कहा है कि विज्ञापन के माध्यम से जब प्रत्याशी पैसा देकर अपनी झूठी खबरें फैलाता है तो इस तरह के प्रत्याशी को 2 वर्ष के कारावास की सजा होनी चाहिए और यह आपराधिक मामला बनना चाहिए जब कोई जो है विज्ञापन देके झूठी वादे करता है, झूठा फैलाता है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर छूट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब टैक्स में छूट नहीं मिलना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को, जो दल हैं, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त चंदा, चाहे वो 10 रुपये का हो या 20 रुपये का, या सत्यापन होना चाहिए कि इसका अभिलेखन रखना होगा। बेनामी संपत्ति के रूप में राजनीतिक दलों को 2000 रुपये ही मिलना चाहिए, बेनामी संपत्ति जो नाम नहीं है। चुनाव के संचालन के माध्यम से नए समस्याओं से निपटने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया जाना चाहिए। जहां धन का दुरुपयोग हो रहा है वहां चुनाव आयोग खुद को सशक्त बनाने की कोशिश करे कि धन का उपयोग न हो। झूठा हलफनामा दायर करने, संज्ञेय अपराधों से आरोपित उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। अगर कोई संज्ञेय अपराध में आरोपी हो गया है दोस्तों तो उसे रोक देना चाहिए चुनाव लड़ने से। चुनाव लड़ने हेतु कोई उम्मीदवार की उम्मीदवारी तब रोक देना चाहिए जब उसे 2 साल की सजा हो गई हो, मतलब 2 साल की सजा हो जाए तो रोक देना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी के आधार पर अभ्यर्थी की भागीदारी को रद्द किया जाना चाहिए। कोई भी अगर पैसा लेते पकड़ा जाए तो उसे जो है उसका चुनाव लड़ना रद्द किया जाना चाहिए। पार्टियों द्वारा चंदे का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
चंदा जो है कहाँ कहाँ से मिला, पार्टियों को स्पष्ट बताना चाहिए। चुनाव आचार संहिता को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। जो चुनाव आचार संहिता है उसे कानूनी बना दिया जाना चाहिए कि अगर जो है दोस्तों ये आदर्श है, मानने ना मानने के लिए कोई बहुत बाध्यता नहीं है, तो बाध्यता बना देनी चाहिए। भारत में चुनाव के दौरान धन और बाहुबल की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। पैसा और जो है शक्ति, पावर, दोनों बहुत स्पष्ट दिखाई देती है चुनाव में। उपयुक्त सुझावों को लागू कर राजनीति में सांप्रदायिकता और अपराधीकरण को रोका जा सकता है। मतलब दोस्तों जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता जो कर रहे हैं उनको रोका जा सकता है, तथा वित्त पोषण में पारदर्शिता लाई जा सकती है, पैसे रुपए में। लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता है, और लोकतंत्र को बढ़िया रखना है तो चुनाव सुधार जो है जरूरी है। चुनाव सुधार की क्या है, जरूरत है। अगला 15 नंबर का प्रश्न है, महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने को रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत। दोस्तों महिला जो सार्वजनिक और निजी दोस्तों कहीं यौन शोषण हो जाता है, कहीं जो है बलात्कार हो जाता है, उनकी दोस्तों वो समस्याएं जो है महिलाओं के साथ, तो क्या इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग है उस रणनीति बनाने और मतलब इनका समाधान निकालने पर कि महिलाओं के साथ जो है सार्वजनिक और निजी स्थलों पर कुछ भी गलत न हो, तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इस समाधान निकालने में रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करना है। 250 शब्दों में 15 अंक का। जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। मतलब दोस्तों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान के अनुसार कानूनी रूप से भारतीय समाज आज भी पितृसत्तात्मक है। मतलब दोस्तों पिता की ओर मतलब जो है पति और पिता को ज़्यादा महत्व देता है। जहाँ महिलाएं कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत शामिल की जाती है, महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है तथा उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है। जो मूलभूत अधिकार चाहिए महिलाओं को वो भी नहीं दिया जाता है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न दोस्तों, छेड़खानी करना, अश्लील बातें बोलना, अभद्रता करना आदि का शिकार होना पड़ता है जहाँ महिलाएँ काम करने सार्वजनिक जगहों पर जाती है। इसके अलावा शिक्षित और प्रतिष्ठित समाज में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ भी महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिला है। उपयुक्त समस्याओं के निवारण के लिए महिला सशक्तिकरण और उनके समावेशी विकास में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NRI महिलाओं के हितों की रक्षा करना, NRI महिलाओं के हितों की भी रक्षा करना, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय की महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना, महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, जो महिला के सामाजिक और सामुदायिक अधिकार हैं आदि कई मुश्किल अवसरों पर भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग ने अब तक 20 से अधिक कानूनों के लिए विधायी उपायों की समीक्षा की है तथा इसके संबंध में अपने सुझाव एवं सिफारिशें महिला आयोग और बाल विकास विभाग को भेजी है। हाल ही के वर्षों में आयोग 3 तलाक की प्रथा के अपराधीकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुखर है। जो 3 तलाक दोस्तों महिलाओं के साथ 3 तलाक करके जो है तलाक दे दिया जाता है, और कार्यस्थल पर जो महिलाओं की सुरक्षा की इसको लेकर जो है तेजी से आवाज़ उठा रहा है। कौन? महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान में सांविधिक निकाय है दोस्तों, इसमें संविधान में वर्णन नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, सांविधिक निकाय है। सांविधिक और संवैधानिक में अंतर है। संवैधानिक दोस्तों जिसे संविधान में लिखा गया है, सांविधिक मतलब दोस्तों कानून बनाकर। इसके बावजूद भी वास्तविक दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसके केवल सिविल न्यायालय की शक्तियाँ नहीं थे दोस्तों, आपराधिक न्यायालय की नहीं, बस सिविल न्यायालय की शक्तियाँ। आपराधिक न्यायालय मतलब दोस्तों खून खराबा मारपीट, सिविल न्यायालय में दोस्तों जो है ऐसे समझौता कराया जाता है। उपयुक्त कारण आयोग की आंतरिक और मौलिक कमजोरियों को दर्शाता है। आयोग की स्थापना के समय से इसमें कर्मचारियों की अपर्याप्तता। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग में जो संख्या होनी चाहिए कर्मचारियों की वो कम है, जो इसके कार्यों को विलंब से पूरा करने का प्रमुख कारण है। दोस्तों ये कार्य जो है ये विलंब से पूरा होते। इतना ही नहीं, आयोग पर
राजनीतिक दबाव और लाल फीताशाही का भी प्रभाव दिखता है। मतलब दोस्तों राजनीति का दबाव और जो है अधिकारी तंत्र का भी जो है प्रभाव दिखता है, क्योंकि आयोग के सदस्य का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। और जो चयन करती है राष्ट्रीय महिला आयोग का, दोस्तों ये सरकार के चयन को हटा देना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग में चयन दोस्तों निष्पक्ष नियुक्ति होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में आयोग द्वारा महिलाओं के उत्थान और तकनीकी विकास, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किए गए कार्य सराहनीय है तथा इसे आगे भी भारत में महिलाओं के अधिकारों के वास्तविक अधिवक्ता के रूप में खुद को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिक सशक्त विधायी शक्तियों और संसाधनों की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थानों पर अपने स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग कर सके। सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर 16वां प्रश्न, वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह, दोस्तों स्वयं सहायता समूह का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। मतलब दोस्तों स्वयं जो है लोग जो है मिल के दोस्तों एक समूह बना के जो है काम करते हैं, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। उनके राज्य के विकासात्मक गतिविधि, राज्य जो विकास कर रहा है उसमें से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। राज्य जो है धीरे धीरे पीछे हट रहा है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, भारत एवं विकास करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का भारत एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन करना, इनको बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों पर परीक्षण करना है। स्वयं सहायता समूह 250 शब्दों में 15 अंक का। स्वयं सहायता समूह लगभग समान आय वाले व्यक्तियों की उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। समान आय वाले जो है अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये बनाते हैं। स्वैच्छिक समूह है और दोस्तों अपनी इच्छा से बनाते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण व गरीब सतत बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, आजीविका का विकास सुनिश्चित करने की मदद करता है। दोस्तों ये जो है लोग जो मिल के दोस्तों एक जो बना लेते हैं, इसमें दोस्तों बैंक से लोन लेना आसान हो जाता है। और आजीविका विकास, दोस्तों आजीविका चलाने के लिए लोग अपने में भी सहायता कर देते हैं पैसे रुपए का। वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव इस बात की ओर संकेत करता है कि ग्रामीण इलाकों की विकासात्मक गतिविधियों में गांव के जो इलाके हैं उसमें विकास करने में राज्य की भूमिका कम हो गई है। मतलब दोस्तों राज्य जो है कम ध्यान दे रहा है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। गांव में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा गरीबों के लिए आजीविका के अवसर, दोस्तों मतलब काम धंधा के अवसर पैदा कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना किसका काम है, कर रहा है दोस्तों स्वयं सहायता समूह। गरीबी दूर करना, भूमिहीन बेरोजगारी लोगों तथा वित्त तथा आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना, मतलब दोस्तों इनको भी सहायता कर रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों को ऋण जरूरतों में मदद करने के साथ साथ पूरक ऋण नीतियाँ बनाकर उन्हें बैंकिंग गतिविधियों से अवगत कराने में मदद करता है। ये समूह महिलाओं के आर्थिकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने, महिला को आर्थिक पैसे रुपए से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उन्हें संगठित बैंकिंग सेवा से जोड़ने में भी सहायक होते हैं। सरकार द्वारा किए गए उपाय, देश में विभिन्न वित्तीय संस्थान सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो लोगों को स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से प्रारंभिक धन उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण उपबंधों के तहत न्यूनतम ब्याज दर, दोस्तों कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में के प्रावधान की मंजूरी सुनिश्चित, मतलब दोस्तों कम जो है ब्याज जो है कम ब्याज पर जो है ऋण मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है। नबार्ड द्वारा प्रारंभ किए गए बैंक स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से देश में हजारों, लिंकेज मतलब जोड़ना दोस्तों, जोड़कर हजारों स्वयं सहायता समूहों को समय पर वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है, पैसा रुपया। सरकार भी स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कौशल, मतलब दोस्तों सरकार भी इनको जो है कौशल देने में के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण लोगों की आय का, पैसे रुपए का सृजन करने वाले माध्यमों को प्रदान करके गरीबी को मिटाना है। देखिए दोस्तों देखिए पॉलिटिकल साइंस दोस्तों जो पेपर है 2 नंबर का, इसमें दोस्तों 2-3 चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जा रही। महिला पर दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर, स्वयं सहायता समूह पर, इसके बाद दोस्तों सहकारिता पर, इसके बाद तीसरी दोस्तों जो है गरीबी उन्मूलन पर बोल सकते हैं, और एक क्या था यार, और जो है ये दोस्तों ये सब पूछा जा रहा है। इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों बढ़िया से। भारत में निर्धनता, देखिए दोस्तों गरीबी, फिर दोस्तों हम 3-4 सालों से देख रहे हैं
ये दोस्तों लगातार भी पूछा जा रहा है। भारत में निर्धनता, गरीबी न्यूनीकरण, गरीबी को कम करने के लिए कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय बने रहेंगे, देखने योग्य बने रहेंगे, वस्तु बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब राजनीतिक लोग दोस्तों, नेता जो है अच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता दोस्तों। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलेगी तब जो है गरीबी दूर होगी। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसको बताना है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने निर्धनता मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। 1970 के दशक में दोस्तों गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया, जो बहुत कारगर सिद्ध हुआ। भारत में इतने बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बावजूद भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी से प्रभावित है। एक बड़ा हिस्सा दोस्तों अभी भी गरीब है। सरकार द्वारा नए नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्य से भटक जाते हैं दोस्तों। जो कार्यक्रम है जो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। लाभार्थियों का चयन करते समय राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्याप्त धनराशि की कमी दोस्तों। राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब दोस्तों लाभार्थी जो जिसको घर मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है। धनराशि, पैसे रुपए की कमी, जवाबदेही मुक्त नौकरशाही व्यवस्था दोस्तों, जवाबदेही नहीं है जो अधिकारी हैं उनकी, तथा व्याप्त भ्रष्टाचार इत्यादि किसी भी कार्यक्रम को सफल होने नहीं देते हैं। भ्रष्टाचार जो व्याप्त होता है। भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में शामिल लक्ष्य 1 गरीबी को पूर्णतः समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कि जो दोस्तों SDG दोस्तों फर्स्ट में क्या कहा गया है कि गरीबी को समाप्त करना 2030 तक भारत प्रयास कर रहा है। तो 2030 तक सोच रहा है भारत की गरीबी को समाप्त कर दें। पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की 22% आबादी गरीब है दोस्तों, 22%। तेंदुलकर समिति में यह आंकड़ा वर्ष 2011-12 का है। इसी वर्ष रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में 29% लोगों के गरीबी रेखा के नीचे बताया दोस्तों, 29% को। ये 22 अब नीति आयोग गरीबी मुक्त भारत की दिशा में प्रगति को निगरानी करने के लिए केंद्रीय संस्था है। गरीबी मुक्त भारत में ये दोस्तों निगरानी करती है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है कि 100 दिन काम सरकार देगी आपको, एक गरीब परिवार को। लेकिन मनरेगा की रूपरेखा इस प्रकार की तैयार नहीं किया गया है कि वह एक परिवार भी एक वित्तीय वर्ष में पर्याप्त आय दे सके। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो जो है एक वर्ष में पर्याप्त पैसा नहीं दे पा रहा है एक परिवार को, जिससे वह गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। जिन गरीब लोगों का उम्र 60 से 79 वर्ष के बीच है, उनके लिए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन लागू किया है। इसके तहत 200 रुपया प्रति माह दिया जाता है, 200 रुपया बस। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम में बहुत से वादे किए गए हैं, लेकिन इसकी पहुंच भौगोलिक रूप से बहुत सीमित है। इसमें परिवारों की जानकारी स्वयं सहायता समूह द्वारा दिया गया है। बहुपक्षीय संस्था व सरकार गरीबी व भूख से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है। मतलब दोस्तों जो सरकार है वो गरीबी और भूख से मिटाने के लिए समाधान ढूंढ रही है और इसमें सफल भी हो रही है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमाणित आंकड़ों का प्रयोग करना होगा। लक्षित कार्यक्रम को नियोजित ढंग से क्रियान्वित करना होगा, जिससे कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। और इस हेतु नागरिक राजनीतिक इच्छा शक्ति पहली शर्त है कि राजनीतिक लोग हैं वो इच्छा शक्ति दिखाएं। 8वां प्रश्न है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी कि जो नौकरियां हैं दोस्तों, जो IAS IPS जो है लोक सेवा की जो नौकरियां हैं वो तटस्थ रहें, मतलब राजनीतिक लोगों का शिकार न हो, साठ गांठ न करें दोस्तों, ये तटस्थ रहकर काम करें और प्रभावशील लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे बनाया गया था, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। अब दोस्तों ये जो है नेताओं के तलवे चाटने वाले ज़्यादातर अधिकारी हो गए हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधार की आवश्यकता है? जो लोक सेवा जो है दोस्तों उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। टिप्पणी करना है आपको 250 शब्दों में। लगभग एक सदी पहले जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कहा था कि नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है दोस्तों?
तटस्थ होना, मतलब दोस्तों किसी का पक्ष न लेना। तब से लोक प्रशासन के शीर्ष सिद्धांतकारों ने तर्क देना शुरू किया कि नौकरशाहों को तटस्थ होना चाहिए। भारतीय नागरिक सेवा ICS दुनिया की बेहतरीन लोक सेवाओं में से एक थी, जो पिछले कुछ सालों से अपने राह से भटक गई है। बदलते समय के साथ इसमें पर्याप्त सुधार करके हम इसे समय के अनुकूल बना सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों UPSC ने खुली प्रतिस्पर्धा, मतलब जो चाहे वो भाग ले सकता है, पारदर्शिता प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे अच्छा और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन करके एक सराहनीय काम किया है। सरकारों द्वारा किए जा रहे गैर जिम्मेदाराना कार्यों को समझने की क्षमता नागरिक सेवाओं को व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती हैं, बल्कि ये लोग एक भ्रष्ट वातावरण के अंतर्गत कार्य करते हैं। मतलब दोस्तों जो नागरिक सेवा है वो व्यक्तिगत विशेषता नहीं होती है उनकी भ्रष्टाचार करने की, बल्कि ये एक भ्रष्ट वातावरण के अंतर्गत काम करते हैं। मतलब दोस्तों जो जहाँ वो जाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार है। राजनेता नौकरशाही दोस्तों, नेता और अधिकारी कॉर्पोरेट मेलजोल दोस्तों, पूंजीपति से मेलजोल बैठाने का हिस्सा बनने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है। मतलब दोस्तों जो पूंजीपतियों का सहयोग करता है उससे जो है पुरस्कार मिलता है, जबकि इनका विरोध करने वाले पूंजीपतियों को विरोध करने वाले का तबादला के साथ निलंबन भी कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा कैडर के अधिकारी अशोक खेमका का 27 वर्ष कार्यकाल के दौरान 50 से ज़्यादा बार तबादला हो चुका है अशोक खेमका का, तथा कुछ बार निलंबित भी हो चुके हैं किए जा चुके हैं। संविधान समीक्षा आयोग 2002, क्षितिज प्रशासनिक सुधार आयोग 2008 तथा नीति आयोग ने अपने 3 वर्षों के दौरान किए गए समीक्षा में कहा है कि वर्तमान समय में नीति निर्धारण में क्षेत्र विशेष पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों में कुल स्वीकृत नागरिक सेवाओं की पदों की संख्या 20% से ज़्यादा रिक्त पड़े हैं। मतलब दोस्तों जो पद हैं दोस्तों नागरिक सेवाओं की, सिविल सेवा की, उसमें 20% पद खाली हैं। नागरिक सेवाओं के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई परिवर्तनों की आवश्यकता है। अधिकारियों को अधिक जवाबदेही बनाने के लिए सभी विभागों में आचार संहिता लागू करना दोस्तों कि इसका नियम कानून तोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये आचार संहिता लागू करने की अधिकारियों के ऊपर ज़रूरत है। ई गवर्नेंस को इसके सभी पक्षों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अधिकारियों का स्थानांतरण राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होना चाहिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण न करे अधिकारियों का। भारतीय नागरिक सेवा को भारत की स्टीम फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है, समझ रहे हैं, स्टीम फ्रेमवर्क के, इन्हें सरकारों की नीतियों के कार्यान्वयन, जो सरकार कानून बनाती है उसको लागू करने और लोगों के अधिकारों तथा इसके हितों की, लोगों के जो अधिकार हैं उसकी जो है सुरक्षा करने की जिम्मेदार जो है माना जाता है। 19वां, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब दोस्तों भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है दोस्तों वो भारत की आर्थिक प्रगति कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा किया जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। पश्चिमी जो एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति के सहयोग का विश्लेषण करना है। किसी भी देश के विकास का अनुमान वहाँ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत के अनुमान से लगाया जाता है कि एक व्यक्ति कितना ऊर्जा जो है खपत कर रहा है। भारत विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के सबसे बड़े उपभोक्ता में से एक है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम दोस्तों कहाँ खर्च हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, भारत में। इन पदार्थों का भारत के पास सीमित भंडार है दोस्तों। पेट्रोलियम जो है कम मात्रा में है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पश्चिमी एशिया के देशों पर निर्भर है। पश्चिम एशिया से पेट्रोल खरीदता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 76% खनिज तेल, 34% प्राकृतिक गैस और 20% कोयला आयात करता है। मतलब दोस्तों इतना जो है खरीदता है। सामान्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ पहुँच, कीमत पर पर्याप्त मात्रा और विभिन्न रूपों में ऊर्जा की उपलब्धता है दोस्तों। कीमत और जो है ऊर्जा विभिन्न रूपों में हो उसकी मात्रा से। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से उभर रही है। तेज़ी से दोस्तों भारत जो है अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिसके कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। इस ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने के लिए भारत पश्चिम एशिया को वाणिज्यिक भागीदार के रूप में देखता है, व्यापार के रूप में पश्चिम एशिया को। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा भारत की ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए लुक वेस्ट की यथार्थवादी नीति का अपनाया गया है। 2017 का है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा पुराना है। भारत पश्चिमी एशियाई देशों ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाकर दुनिया में एक नई पहचान हासिल कर रहा है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE। भारत की पश्चिम एशिया में रुचि का प्रमुख कारण ऊर्जा सुरक्षा है दोस्तों। ऊर्जा अपनी सुरक्षा, ऊर्जा को प्राप्त करना है। खनिज तेल
उत्पादक पश्चिमी एशियाई देश हैं दोस्तों, खनिज तेल वहाँ ही मिलता है। यह महसूस किया है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अब यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीका में ऊर्जा के विशाल भंडार मौजूद हैं, जिसके कारण ये देश अपना उत्पाद इन देशों को नहीं बेच सकते। वैसे में इन एशियाई देशों को, जैसे भारत, चीन, जापान दोस्तों, इनमें ये यूरोप के देश में दोस्तों ये सब उपलब्ध है, इसलिए ये जो है एशियाई देश दोस्तों इन्हें यूरोप को नहीं बेच सकते। इसलिए एशियाई देशों जैसे भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों के बाजार में इनकी उत्पादों की खपत हो सकती है। भारत द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास और ईरान पाकिस्तान इंडिया तेल पाइपलाइन का विकास भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये जो है बंद खाता में चला गया, मजबूत बना रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद इराक जैसे देशों में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण भारत अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 20वां, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एक समाज में भारतीय प्रवासियों का, जो भारत से लोग जाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो भारत से लोग गए हैं, वो इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय प्रवासियों की भूमिका का निरूपण कीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारत के लोग गए हैं उनकी भूमिका क्या रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध सदियों पुराना है, मतलब बहुत पुराना जो है इनसे जो है हमारा संबंध है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से बहुत पुराना संबंध है, ठीक है, संबंध है। और काफ़ी संख्या में भारत इन देशों में निवास करते हैं। ये यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय प्रवासियों की तकनीकी क्षमता के माध्यम से भारत इनके साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों भारत जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आसियान, तथा कुल व्यापार का 10.2% इनके साथ होता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रवासी भारतीय जो गए हैं वो ज़्यादातर कपड़ा उद्योग में, वृक्षारोपण में, वृक्ष लगाने में, श्रम मजदूरी करने में, खेल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभिनेता मतलब हीरो, मॉडल इत्यादि के पद पर भी तैनात हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीय इन देशों में न्यायपालिका, संसद, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बना चुके हैं। तमिल मजदूरों के कारण मलेशिया विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश बन गया है। तमिल के मजदूर जाकर काम कर रहे हैं। म्यांमार में चावल उत्पादन में भारतीय मजदूरों ने अहम भूमिका निभाई है। भारतीय चिकित्सकों ब्रुनई की स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आसियान क्षेत्रीय फोरम और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जैसी एशियाई नेतृत्व वाली संस्थाओं के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक, राजनीतिक व सुरक्षा संबंधी दक्षिण पूर्व एशियाई व भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति से प्रेरित माने जा सकते हैं। भविष्य में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर भारतीय प्रवासियों द्वारा संबंधों को बेहतर करने का दबाव बनाया जा सकता है। मतलब दोस्तों ये लोग जब रहते हैं ना तो बेहतर जो है संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कोई भी परेशानी हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा और दोस्तों बताइएगा कि हमारा पढ़ाना आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना परसेंट नहीं दोस्तों, और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए ताकि दोस्तों पैसा आए थोड़ा तो अब और काम कर सकें थोड़ा अच्छे तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।